हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। जहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था कि पदार्थों का पृथक्करण क्यों किया जाता है, ठीक है, किस लिए किया जाता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि कैसे किया जाता है, जहाँ पर हमने अलग अलग विधियों के बारे में बात की थी, जैसे कि हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, थ्रेसिंग है। ये कुछ विधियां हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ और मेथड्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं सेपरेशन के, और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो एक बार चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। आइए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेपरेशन क्या है, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, शुद्ध पदार्थों के बारे में बात की थी, अशुद्ध पदार्थ पढ़े थे, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्धियाँ क्या होती हैं। मिश्रण के बारे में हमने दो प्रकार के मिश्रणों के बारे में पढ़ा, एक सामांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। फिर हम अलग अलग मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर सबसे पहला था हस्तचयन, यानी कि हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग के बारे में हमने पढ़ा कि हाथ से उठा करके हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, अलग करते हैं, ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। फिर हमने थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा कि थ्रेसिंग क्या है। तो जब अनाज को डंठल से अलग करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसे ही थ्रेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, थ्रेसिंग कैसे की जाती है, जैसे कि हमें इमेज में दिख रहा है, इस प्रकार से थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी की जाती है और अनाज को डंठल से अलग किया जाता है। अब यहाँ पर अनाज, सिर्फ अनाज ही अलग नहीं होता, अनाज के साथ डंठल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, भूसा आ जाता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी आती है। फिर उन इम्प्योरिटीज को विनोइंग के मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, जैसे कि हमें इमेज में दिख रहा है। इस प्रकार से विनोइंग की जाती है। थ्रेसिंग के बाद जो अनाज मिलता है उसे विनोइंग की टेक्निक द्वारा इस प्रकार से उससे अशुद्धियां अलग की जाती है। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा बहुत अशुद्धियां बच जाती हैं, जिसको बच्चों आगे सीविंग, यानी कि छलनी की प्रक्रिया से हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, जहां पर जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो छलनी से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। जैसे सैंड और ग्रेवल का जो ये मिक्सचर था, इसको हमने ऐसे सेपरेट किया, सैंड अलग कर लिया है और ग्रेवल्स ऊपर रह गए हैं, ठीक। इसी प्रकार से हम ये प्रोसेस करते हैं। ये हो गई सीविंग की प्रोसेस। फिर हमने मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में बात की थी कि यदि हमारे पास कोई मिक्सचर है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आयरन फिलिंग और सल्फर का एक मिक्सचर है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट के द्वारा उस मिक्सचर में सेपरेशन कर लेंगे, यानी कि उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, जो अवयव है, उनको पृथक कर लेंगे। कैसे, देखो, जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, है ना, जब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी तो मैग्नेट पर चिपक जाएंगी। तो इस प्रकार से हम सल्फर और ये जो आयरन फिलिंग का मिक्सचर है इसके ऊपर मैग्नेट को घुमाएंगे, जिससे कि जितनी भी आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट पर चिपक जाएगी और सल्फर हमारा डिश में बच जाएगा अकेला, ठीक है। तो ऐसे हम इनको पृथक कर लेंगे। सेडिमेंटेशन के बारे में हमने बात कर ली थी, डिकैंटेशन के बारे में बात कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हम कोगुलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो कोगुलेशन क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसी प्रोसेस है, यहाँ पर किया क्या जाता है कि कोई मिक्सचर अगर हमारे पास है तो उसकी सेटलिंग प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर दिया जाता है किसी केमिकल डाल करके, ठीक है। अब वो केमिकल जब हमने डाल दिया, इसकी सेटलिंग प्रॉपर्टी इम्प्रूव होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिया है डर्टी वाटर, अब इसमें जो अशुद्धियां है वो बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हैवी नहीं है।
जिस वजह से ये नीचे की तरफ सेटल नहीं हो सकती अपने आप। अगर बच्चों ये नीचे की तरफ अपने आप सेटल हो जाती सारी इम्प्योरिटीज, तो इस मेथड को कोआगुलेशन तो कभी कहा ही नहीं जाता, है ना। तो इस मेथड को हम सेडिमेंटेशन कहते, जैसे सेडिमेंट्स वहां पर अलग हो जाते हैं, है ना, तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहते। तो कोआगुलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज है वो बहुत ज्यादा लाइट है। अब लाइट होने की वजह से ये नीचे की तरफ सेटल नहीं होती, मिक्सचर में घुली हुई रहती है, मतलब घुली हुई भी नहीं कह सकते हम, लेकिन पूरे मिक्सचर में फैली हुई रहती है ना। अगर ये एक जगह पर सेटल हो जाएंगी तो हम जो है मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेटल नहीं होंगी तो मिक्सचर को सेपरेट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो पार्टिकल्स सेपरेट जिस जार में हम करेंगे उस जार में भी चले जाएंगे, जिससे कि जो हमने सेपरेट किया था वो पूरा कैसा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट पार्टिकल्स हैं, हम एक केमिकल डालते हैं, वो केमिकल है एलम। तो जब हम एलम इसमें डालते हैं तो एलम क्या करता है, इन सारे डर्ट को अपने पर चिपका देता है, ठीक है। अब जैसे ही ये सारे डर्ट पार्टिकल्स को अपने पे चिपकाता है तो ये कैसा होने लगता है, हैवी होने लगता है, ठीक है। तो इधर जितने भी इस सॉल्यूशन के डर्ट पार्टिकल्स हैं सभी एलम पर जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जब ये एलम पर जाकर के चिपक जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। अब हैवी हो जाएंगे तो अपने आप ही नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, जैसे कि हमें दिख भी रहा है इमेज में, अपने आप सेटल हो जाएंगे। तो एक जगह पर हमारी इम्प्योरिटीज अलग नीचे की तरफ सेटल हो गई, फिर हम इसे बिल्कुल क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिकेंटेशन के प्रोसेस में किया, वैसे ही हमें यहाँ पर सेपरेशन करना होता है फिर, ठीक है। चलिए, तो ये बात होगी कोगुलेशन, या हम इस प्रोसेस को लोडिंग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस थी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। यहाँ पर किसी फिल्टर करने वाली कोई हमें चीज चाहिए होती है, जैसे कि वो फिल्टर पेपर हो सकता है, वो कोई क्लोथ हो सकता है, वो कॉटन वूल हो सकता है, वो ग्लास वूल हो सकता है, वो अनग्लेज्ड अर्दनवेयर हो सकता है, वो सैंड हो सकती है, ठीक है, या कोई भी पोरस मटेरियल, पोरस यानी कि जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। जैसे कि इमेज में हमें दिख रहा है, अगर फर्स्ट वाली इमेज की हम बात करते हैं तो एक ग्लास फनल है, ठीक है। ग्लास फनल के ऊपर डाला गया है फिल्टर पेपर। अब उस फिल्टर पेपर में हमने कोई भी अपना मिक्सचर डाला, ठीक है। तो अब क्या होता है, फिल्टर पेपर से जो उसके पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, तो जो लिक्विड है ये सारा नीचे आ गया, और जो रेजिड्यू था, जो सॉलिड पार्टिकल था, वो ऊपर ही बच जाता है। अब जो नीचे आ गया उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, और जो सॉलिड पार्टिकल्स थे उसको हम सॉलिड रेजिड्यू कहेंगे, ठीक है। तो वो यानी कि दोनों क्या हो गया, मिक्सचर से हमने दोनों को क्या कर लिया है, अलग कर लिया है, ठीक है। तो इस मेथड को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि नेक्स्ट इमेज में भी हम देख पा रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक अर्दनवेयर है, उसके ऊपर हमने लगाया है एक सूती कपड़ा, ठीक है। सूती कपड़े पे हम क्या डाल रहे हैं, ये जो वाटर है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज वाला वाटर हम डाल रहे हैं। अब क्या होगा कि जो वाटर है वो तो चला जाएगा नीचे कपड़े के थ्रू, क्योंकि कपड़े में होते हैं छोटे छोटे छेद, इन छेदों से ये जो पानी है वो तो चला जाएगा नीचे, लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं जिनका साइज बड़ा है, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज ऊपर ही रह जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस वाटर को बॉईल करके अपने उपयोग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है फिल्ट्रेशन के बारे में। चलिए, तो फिल्ट्रेशन आपको नोट कर लेना है अगर आपने नोट नहीं किया है तो। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, जो कि है वाष्पीकरण, जिसको हम कहते हैं बच्चों इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है, देखो बच्चों, फिल्ट्रेशन तक तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पूरा कवर कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था, समझ भी लिया था, और रिवीजन भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अब बात करते हैं वाष्पीकरण के बारे में, जिसको हम
इवेपोरेशन भी कहते हैं। अब ये इवेपोरेशन को आपको अच्छे से समझना है, ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होती क्या है और कैसे होती है, और अक्सर आपने देखी भी होगी लेकिन नोटिस कभी नहीं की, है ना। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। चलिए, तो इवेपोरेशन है क्या? जैसे आपने किसी बीकर में पानी लिया, अब दो बीकर हैं, ठीक है, एक ऐसा बीकर है और एक ऐसा है। अब इस वाले बीकर में भी आपने लिया है 100 ml वाटर, और इस दूसरे बीकर में भी आपने लिया है 100 ml वाटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन बीकर्स को, एक तो बीकर लिया है, एक मान लेते हैं एक ये छोटे साइज का बीकर है, एक बीकर ऐसा है जिसका सरफेस एरिया बड़ा है और एक का छोटा है, दोनों में आपने सेम क्वांटिटी ली है पानी की। अब आप कुछ समय के लिए जब इस बीकर को छोड़ देते हो, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो आप क्या देखोगे कि ये जो पानी है इसकी क्वांटिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब पानी की क्वांटिटी कम कैसे हो रही है, पानी जा कहाँ रहा है? या आपने देखा होगा कि जब गर्मियों के समय पर आप क्या करते हो, छत धुलते हो या अपने घर में पोछा मारते हो, है ना, अपना वॉशरूम धुलते हो, ठीक है, अपना हाथ धुलते हो, बाल धुलते हो, तो आप क्या देखते हो, जब धुलते हो तब तो सब चीजें गीली रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जो छत है वो भी सूख जाता है, कपड़े धुले हैं वो भी सूख जाते हैं, है ना, कपड़े भी सूख जाते हैं, जो हमने बाहर अपने घर में पोछा मारा था वो भी सूख जाता है, जहां पर कहीं पर पानी गिरा होता है कुछ समय के बाद सूख जाता है। या आप देखते हो कि जब बारिश होती है तो कितना सारा पानी हमारे सड़कों में रहता है, गलियों में रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सारा पानी कहाँ चला जाता है, जैसे धूप आती है, अगर धूप ना भी आए तो भी पानी अपने आप ही सूख जाता है, हम कहते हैं ना अपने आप ही सूख गया। या कपड़े हैं, कपड़े हमने धुले हैं तो हम उसको सुखाने डालते हैं, ठीक है, धूप हो, अगर धूप ना भी हो तो भी पानी, तो भी कपड़े क्या होते हैं, अगर धूप ना भी हो तो भी कपड़े अपने आप सूख जाते हैं, हालांकि तब थोड़ा समय लगता है लेकिन तभी भी सूख जाते हैं। तो ये सारा पानी जो था वो जाता कहाँ है, कहाँ जाता है, तो ये जो पानी है ना ये क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, यानी कि इवेपोरेट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो जैसे हमने एक इस 100 ml, इस बीकर में 100 ml वाटर लिया, अगर कुछ समय तक हम इसको रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसकी जो क्वांटिटी है धीरे धीरे कम होती रहती है। पहले 100 ml था, धीरे धीरे पानी कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारा पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये पानी गायब क्या हो, कैसे हुआ, ये पानी इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, और इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। लेकिन ये पानी इवेपोरेट कैसे होता है, अगर हम उबालने की बात करते हैं, जब हम पानी को उबाल रहे हैं तभी भी पानी इवेपोरेट होता है ना। अगर आप किसी बर्तन में पानी डालो और उसको गैस के ऊपर रख दो, हीट ऑन कर दो, और आप क्या देखोगे, पानी उबलने लगता है, उबलने लगता है, धीरे धीरे उसके वेपर्स बनते हैं और वो वेपर बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, और पूरा का पूरा पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को तो बॉइलिंग बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को तो इवेपोरेशन नहीं बोला जा रहा। तो सबसे पहली चीज आपको यही समझनी है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग, ठीक है, पहला है इवेपोरेशन और बॉइलिंग, दोनों ही अलग अलग प्रोसेसेस हैं। जैसे बॉइलिंग में क्या होता है कि हमें हीट देनी पड़ रही है, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंटेनर को, जिस भी वाटर को हमें बॉईल करना है उसे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देने से क्या हो रहा है कि वो जो वाटर है वो क्या हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फिर वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये तो बॉइलिंग की प्रोसेस हो गई। लेकिन इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या है, हम यहाँ पर कोई हीट नहीं देते,
ये क्या है, ये प्रोसेस अपने आप ही होती है। जैसे अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में कौन सा हम हीट दे रहे हैं, हीट थोड़ी ना दे रहे हैं। कपड़ों को ऐसे भी डाल दें तो भी वो कुछ समय के बाद अपने आप ही सूख जाते हैं। कैसे सूख रहे हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इवेपोरेशन का फिनोमेना काम कैसे करता है इसको समझते हैं, फिर कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में समझते हैं। बॉइलिंग क्या प्रोसेस है, हमें यहाँ पर देनी पड़ती है हीट। बॉइलिंग में जब हम हीट देते हैं, हीट देने पर वाटर के क्या बनते हैं, वेपर बनने लगते हैं। वेपर कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे के पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करने पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर क्या होगा, धीरे धीरे पूरा पानी क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी और वो एक दूसरे, ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में क्या है, मिले हुए हैं। फिर ये एक दूसरे को छोड़ देते हैं और इवेपोरेट होना चाहते हैं, इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये जो बॉइलिंग है, इस प्रोसेस को तो हम बॉइलिंग कह रहे हैं कि वाटर बॉइल हो रहा है जहां पर हम एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं, हीट यहाँ पर दे रहे हैं। और एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अच्छा एक डेफिनेशन बच्चे कहते हैं कि जिस पॉइंट पर पानी गर्म होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं देखो, पानी गर्म तो 88 डिग्री में भी होगा, 88 डिग्री सेल्सियस में भी होगा, 98 डिग्री सेल्सियस में भी होगा, लेकिन हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। जबकि 101 में भी तो क्या होगा, बॉयल ही होगा, 98 डिग्री में भी बॉयल होगा, 99 में भी बॉयल होगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस ही बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इस टाइम पर जो वेपर्स का प्रेशर है, ये जो वेपर्स बना रहा है ना, ये जो प्रेशर है जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, जो कि कितना है 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 1 atm। तो जब ये 1 atm के बराबर होगा इन वेपर्स का प्रेशर, तब इसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ये हायर क्लासेस की बातें हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप बॉयल, जब आप 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तब आप बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ोगे। फिलहाल आपको बॉइलिंग समझना है। बॉइलिंग की प्रोसेस क्या हो रही है, यानी कि उबालना, उबालना कहते हैं ना हम इसे। तो बॉइलिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम क्या दे रहे हैं, हीट यहाँ पर दे रहे हैं, फिर जाकर के पानी क्या हो रहा है, बॉयल होता है। लेकिन इवेपोरेशन की प्रोसेस ऐसी नहीं है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है बच्चों, एक सरफेस फिनोमिना है। एक सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना क्यों है, क्योंकि जैसे हम क्या कहते हैं, सरफेस फिनोमिना क्यों है, जैसे सन है। ठीक है, सन की जो रेज है, ऊपर सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं ये सन की रे को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब सन की रे को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो सरफेस पर जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सन की रे को एब्जॉर्ब करना यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हीट को एब्जॉर्ब करने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर, काइनेटिक एनर्जी यानी कि इनको मूव कराने की जो एनर्जी होती है, जैसे क्या आप में काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल है, क्योंकि तभी तो आप मूव कर पा रहे हो अगर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन क्या हम कहेंगे कि जो चेयर रखी हुई है कहीं पर, ठीक है, तो वो अगर हिल नहीं रही, वो चुपचाप है चेयर, तो क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी है, नहीं है। लेकिन जब वो मूव करेगी तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, चलिए जैसे बॉल की बात करते हैं, तो जब एक बॉल अपनी स्टैंडिंग पोजीशन पर है तो उसकी क्या कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। लेकिन वही बॉल को अगर हम किक मारते हैं तो वो दूर जाती है, उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है जब ये सन की रे को एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करने पर देखो, पहले तो इन्होंने नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को भी पकड़ा हुआ है अपने साथ, लेकिन जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये वाइब्रेट करने लगते हैं,
तो ये नीचे वाले पार्टिकल्स को छोड़ देते हैं और अपने आप क्या होने लगते हैं, इवेपोरेट होने लगते हैं। इस ही प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को इवेपोरेशन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। बॉइलिंग से डिफरेंस क्या है कि बॉइलिंग में हमें हीट देनी ही पड़ रही है, लेकिन इवेपोरेशन में हमें हीट नहीं देनी पड़ती। हालांकि बॉइलिंग में भी वाटर इवेपोरेट ही हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है इवेपोरेट, जब हम हीट दे रहे हैं। जबकि इवेपोरेशन में वाटर इवेपोरेट हो रहा है बिना किसी हीट दिए हुए, वो सराउंडिंग की हीट को ही एब्जॉर्ब करता है सिर्फ, ठीक है। सन की हीट हो या सराउंडिंग की हीट हो, उसे ही सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, तब जा करके इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो जैसे जब हम कपड़े डालते हैं तार पर, तो हम कैसे डालते हैं कपड़े, क्या उनको इकट्ठा करके डालते हैं या फैला करके डालते हैं? फैला करके डालते हैं। क्यों? फैला करके डालने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या है, देखो जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा एरिया पर धूप गिरेगी, उतने ज्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, सन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उतने ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इवेपोरेट होंगे, यानी कि कपड़े जल्दी सूखेंगे। इवेपोरेट होना यानी कि पानी यहाँ से हट जाएगा ना, इवेपोरेट होने का मतलब तो यही है, यानी कि कपड़े ज्यादा जल्दी सूखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इकट्ठा करके रखते हैं तो यानी कि कम एरिया पर सन की रे गिरेगी, कम एरिया जो है सन की रे को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होंगे, है ना, कम पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, यानी कि कपड़े को सूखने में समय लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो हमने पहला वाला दिया था, ये जहाँ पर ये दो बीकर थे, ठीक है, एक बीकर जो बहुत ज्यादा चौड़ा है यानी कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और दूसरा बीकर जिसका सरफेस एरिया बहुत ही कम है, लेकिन पानी दोनों में बराबर है। तो अगर इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, इन बीकर्स को हम एक जगह पर छोड़ देते हैं 2 दिन के लिए, तो पानी सबसे ज्यादा कम किस में हुआ होगा? मान लेते हैं ये है बीकर ए, ये है बीकर बी, तो पानी सबसे ज्यादा इवेपोरेट किसका होगा? बीकर ए का इवेपोरेट होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि जो बीकर ए है उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, हमें दिख रहा है। अब सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से एक टाइम पर ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट हो सकते हैं, है ना। मान लेते हैं एक स्कूल का गेट इतना बड़ा है और एक स्कूल का गेट इतना बड़ा है, ठीक है। तो एक टाइम पर इस वाले गेट से ज्यादा बच्चे जा सकते हैं और एक टाइम पर इस वाले गेट से कम बच्चे जा सकते हैं, है ना। मान लेते हैं यहाँ स्कूल में 100 स्टूडेंट है और यहाँ स्कूल में भी 100 स्टूडेंट है। अब यहाँ पर गेट देखो इतना बड़ा है और यहाँ पर गेट देखो इतना है, तो यहाँ पर एक टाइम पर, अगर यहाँ पर एक टाइम पर 35 स्टूडेंट जा सकते हैं, ठीक है, इस गेट से, तो यहाँ पर बच्चों एक टाइम पर सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। तो ज्यादा जल्दी स्टूडेंट्स कहाँ से पास हो पा रहे हैं? इस वाले गेट से, जिसका सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है ना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो बीकर ए है उससे पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है, ज्यादा पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे एक टाइम पर और ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, ठीक है। चलिए, अब सेपरेशन में क्या काम है इवेपोरेशन का? इवेपोरेशन हमने समझ लिया है कि क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होता है, कैसे होता है इसका फिनोमेना हमने देख लिया है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर ली कि सरफेस फिनोमेना ये होता है। चलिए, तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी घुले हुए पदार्थ को उसके विलायक से अलग करने या सांद्रित घोल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। घोल को गर्म करने से विलायक अक्सर पानी वाष्पित हो जाता है और जिससे घुला हुआ पदार्थ पीछे रह जाता है। इस विधि का उपयोग समुद्री जल से नमक को अलग करने या प्रयोगशालाओं और उद्योगों में घोल को सांद्रित करने के लिए किया जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो, जैसे समुद्र में आपने देखा होगा, तो समुद्र में पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है। तो समुद्र के किनारे बेड्स बने हुए होते हैं, लकड़ी के बेड नहीं, ऐसे ही क्या बनाते हैं, खेत टाइप के छोटे छोटे बेड्स बने हुए होते हैं। अब उन बेड्स में क्या किया जाता है, समुद्र का पानी भरा जाता है और उस पानी को छोड़ दिया जाता है। तो जब इन बेड्स में पानी भरा जाता है तो ये बेड्स में जो पानी है वो क्या होगा, वो कैसा है, समुद्र का खारा पानी है, नमकीन पानी है, ठीक है। तो वो जो बेड्स वाला जो पानी है, जो खारा पानी है, वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर,
क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। तो धीरे धीरे सारा पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। ठीक है, तो पानी इवेपोरेट होगा तो नमक थोड़ी ना इवेपोरेट होगा, नमक तो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक जो इवेपोरेट हो सकते हैं और एक जो इवेपोरेट नहीं हो सकते। ठीक है, फिलहाल हमें इवेपोरेशन के बारे में बात करनी है। तो चलिए, तो ये थी प्रोसेस। अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, सेपरेशन की अलग अलग विधियों के बारे में हमने बात की, और इवेपोरेशन को हमने काफी डिटेल में अभी पढ़ा है। बाकी इवेपोरेशन में काफी सारी चीजें हमें और पढ़नी है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।